हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक का शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इसको आपको सही ढंग से समझना चाहिए क्योंकि चतुर्भुज के अंतर्गत बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि आयत हो गया, वर्ग हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज हो गया। तो ये सब का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, परिमाप कैसे निकाला जाता है, या फिर और भी चीज़ें विकर्ण वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत चीज़ें आती है। इसलिए दोस्तों ध्यान से आपको हर चीज़ों को समझना चाहिए। इस वीडियो में एकदम बारीकी से हम चर्चा करेंगे कि चतुर्भुज क्या है, इसके पूरे प्रकार पर चर्चा करेंगे एग्जाम्पल के सहित, ताकि आपको हर चीज़ें एकदम बारीकी के साथ समझ में आ सके। इसके पहले मैंने त्रिभुज के ऊपर वीडियो बनाया था, त्रिभुज का एक वीडियो में पूरा कंसेप्ट बताया था आपको, सेकंड वीडियो में क्वेश्चन वगैरह कराया था। तो इस तरह से त्रिभुज खत्म हो गया था। उसी तरह से चतुर्भुज को भी हम समापन करेंगे। पहले हम आपको पूरा चतुर्भुज का कंसेप्ट बताएंगे, फार्मूला वगैरह सारी चीज़ बताएंगे, है कि नहीं, सभी प्रकार पर। और साथ में इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये भी खत्म हो जाएगा। बाकी बात आपको प्रैक्टिस करते रहना है, हम आपको क्वेश्चन देते रहेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यदि हम त्रिभुज का बात करें या फिर ये चतुर्भुज की बात करें, ये सब 2D ही हैं। 2D का मतलब क्या चाहिए, 2 डायमेंशन, यानी कि 2 विमीय। मतलब इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई ही रहेगा, मोटाई वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है। बस मैंने जैसे कि मान के चलिए त्रिभुज पर हम चर्चा किए थे, तो त्रिभुज जो है ये एक तल पर रहता है, समतल सतह पर रहता है। ऐसा नहीं कि त्रिभुज को हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसका कुछ मोटाई होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली ये पृष्ठ है, केवल लंबाई और चौड़ाई इसमें आंका जा सकता है, ठीक है। बस हमारी कई बार जो है आप ये कन्फ्यूजन में रहते हैं। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास एक कॉपी है यहाँ पर, ठीक है, ये आयताकार दिख रहा है आपको, किस प्रकार का दिख रहा है, आयताकार। अब इसको दोस्तों हम छू सकते हैं, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है, लंबाई तो है ही, चौड़ाई भी है और साथ में मोटाई भी है। तो इसे हम मतलब आयत नहीं कहेंगे, एक्चुअली ये घनाभाकार है। किस आकार का है, घनाभाकार। लेकिन इसका अगर हम ऊपरी पृष्ठ का बात करें, पृष्ठ का केवल मोटाई को छोड़ करके केवल पृष्ठ, तो फिर आयताकार है, क्योंकि केवल पृष्ठ में हम लंबाई और चौड़ाई ही देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। इसलिए केवल पृष्ठ को हम आयत कहेंगे, लेकिन अगर पूरा हम कॉपी की बात करें तो एक घनाभाकार हो जाता है, घनाभ बन जाता है। क्लियर। चलिए, तो इसी तरह से चतुर्भुज में 4 भुजाएं होंगी। क्या होंगी, 4 भुजाएं, जिस तरह से भी हो, 1 भुजा, 2, 3, 4 भुजा। तो ये भी 2D आकृति ही है, यानी 2 डायमेंशन ही है, ठीक है। इसमें केवल लंबाई चौड़ाई ज्ञात किया जा सकता है, मोटाई इसमें नहीं होता है। क्लियर, यहाँ तक बातें समझ में आई। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि भाई चतुर्भुज कहते किसको हैं। चतुर्भुज थोड़ा सा यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिख ही देते हैं, है कि नहीं। चतुर्भुज 4 भुजाओं, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। ओके, तो ये दोस्तों चतुर्भुज है। क्या बोला गया, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। केवल आप 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बंद नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन बंद लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, एकदम स्पष्ट हो जाती है चीजें, है कि नहीं। घिरा हुआ से भी मतलब वही होता है कि भाई ये घिरा हुआ है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 भुजाएं हैं। एक भुजा तो ये वाला है, एक भुजा ये वाला, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, और ये एक बंद आकृति है। बस इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। जिस तरह त्रिभुज में 3 चीजें थी, उसी तरह से चतुर्भुज में भी 3 चीजें हैं, ठीक है। त्रिभुज में 3 चीजें क्या थी भाई, 3 भुजाएं थी, 3 कोण थे, 3 शीर्ष थे। उसी तरह इसमें भी है। इसमें क्या है दोस्तों,
यहां पर चतुर्भुज में तीन चीजें हैं। सबसे पहला हम शीर्ष को लिखेंगे, शीर्ष, जिसको क्या कहेंगे हम लोग, वर्टेक्स। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं इसी तरह से। और दूसरा कोण, इसको हम लोग एंगल कहेंगे। उसके बाद दोस्तों भुजा, साइड्स। अब यहां पर देखने की बात है, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स, ये जो लास्ट वाला जो कोर्नर वाले जो पॉइंट होते हैं उसी को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेस होता है। तो यहां पर कौन कौन वर्टेक्स हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी। एक बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ए बी सी डी जो यहां पर लिखा गया है एक्चुअली एक बिंदु को डिनोट कर रहा है। ये शीर्ष क्या है, एक प्रकार का बिंदु है, ठीक है। यहां पर जो अंतिम वाला बिंदु होगा, जो ओभेनिस्ट बिंदु होगा, जो इस भुजा और इस भुजा दोनों में आ रहा होगा, उसी को शीर्ष कहा गया है, ठीक है। तो ए बी सी डी यहां पर क्या है, चार बिंदुएं हैं, चार शीर्ष हैं। अब अगर एंगल की बात करें तो यहां पर भी चार एंगल होंगे, है कि नहीं, चार एंगल यहां पर भी होंगे। देखिए तीन ही चीज है, ठीक है, और उसमें चार चार हैं। यहां हो जाएगा कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, है कि नहीं। जैसे कि यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है और कोण डी है। कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, जो भी सभी बना रहे होंगे। फिर भुजा की बात करेंगे तो यहाँ पर भुजा कौन कौन है, एक है ए बी, एक भुजा है ए बी, एक है बी सी, एक है सी डी और एक है डी ए या फिर ए डी। यहाँ पर चार भुजाएं हैं। तो देखिए यहाँ दोस्तों तीन चीजें हैं, शीर्ष, कोण, भुजा और कौन कौन है, ये सब सारा चीज दिया गया है डेटा। अब यहाँ पर नोट करने वाली चीज है, नोट। नोट क्या करना है दोस्तों, यदि हम सभी एंगल को ऐड कर दें आपस में किसी भी चतुर्भुज का, जैसे कि कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी प्लस में कोण डी, तो बराबर में दोस्तों 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360 डिग्री। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट इन क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। बस यही तरीका है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, यहां तक समझ में आई। और दोस्तों अब इसका देखिए, ये चतुर्भुज को आप समलम चतुर्भुज नहीं कहिएगा, ठीक है, या फिर वर्ग नहीं कहिएगा, एक जनरल है, इसी के अंतर्गत आते हैं। वर्ग हो गया, आयत हो गया, या फिर और भी चीजें हो गई, बस यार ये तो इसी के अंतर्गत आती है। और इसमें क्या छूट रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, विकर्ण की अगर हम बात करें, मान के चलिए ए से लेकर के सी तक हम मिला दें, ऐसे करके ए से लेकर के हम, सॉरी किस तरह से चला जा रहा है यार, ए से सी तक ऐसे करके हम मिला दिए, या फिर डी से लेकर के बी तक हम मिला दें। इसको हम लोग दोस्तों विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस चीज को विकर्ण कहते हैं। यानी आमने सामने के जो शीर्ष होते हैं, अगर उनको हम मिला दें आपस में एक लाइन से, तो उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसी चीज को कहा जाता है डायगोनल। क्या कहा जाता है, डायगोनल। एक अमीन के कोर्स में, मतलब कि अमीन के फील्ड में एक स्केल भी होता है जिसको हम लोग डायगोनल स्केल कहते हैं। उसमें डायगोनल की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खैर उसको बाद में हम देखेंगे, अभी उस पर चर्चा नहीं करना है। चलिए दोस्तों, तो चतुर्भुज पर हम चर्चा तो भाई कर ही लिए कि भाई चार भुजाएं होंगी, चार एंगल होंगी, चार शीर्ष होंगे, अगर ऐसे दो अगर खींचे तो दो विकर्ण हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके टाइप्स के ऊपर कि भाई इसके कितने प्रकार हैं। चलिए आगे की बात है, चतुर्भुज के प्रकार। सबसे पहला दोस्तों हम यहां पर लेते हैं आयत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेक्टेंगल।
क्या है? आयत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ओके दोस्तों, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। अगर हम देखें उसका आकृति तो कुछ इस प्रकार होता है। देखिए दोस्तों, यह एक आयत है। नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। यह भी एक चतुर्भुज ही है, इसीलिए बोला गया है वैसा चतुर्भुज। वैसा चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं से घिरा हुआ आकृति जिसके आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। मतलब इस भुजा के बराबर ये वाला होगी और इस भुजा के बराबर ये वाला होगी। ठीक है, तो यहाँ पर डबल ये लाइन खींचते और यहाँ डबल, मतलब ये भुजा बराबर है और ये वाला बराबर है। ओके, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तथा यहाँ क्या लिखा गया है? सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पर दोस्तों जितने भी आप एंगल देख रहे हैं सभी 90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, कोना जैसा, घर जैसा, है कि नहीं? तो यहाँ पर 90 डिग्री 180 डिग्री हुआ, फिर 90 डिग्री 270 डिग्री हुआ, फिर 90 डिग्री 360 डिग्री हो गया। तो इस तरह से चीज़ों को आपको समझना है। यही है आयत। अब दोस्तों बात उठती है कि भाई इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए इसका फार्मूला देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, मान के चलिए दोस्तों कि ये जो लंबी भुजा है वो है ए और ये वाला जो भुजा है बी है। मतलब कि इस आयत का लंबाई है ए और चौड़ाई है बी। मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं? अगर ये वाला ए है तो अपने आप ये वाला ए हो जाएगा, क्योंकि भाई आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये वाला बी है तो ये वाला भी अपने आप बराबर हो जाएगी, इधर भी बी हो जाएगा। सब जगह लिखने की जरूरत नहीं है, इधर इधर लिख दिए काफ़ी है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या चीज़? लंबाई गुनी चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई यानी लेंथ इंटू में ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। एल गुने बी भी कई जगह आप देखेंगे। ठीक है, एल गुने बी, अगर इसको एल माने लेंथ और बी का मतलब ब्रीथ, तो उस तरह से लिख सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। या फिर अगर यहाँ पर ए बी माने हैं तो ए इंटू क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों अब यहाँ पर इस चीज़ को हम ब्रैकेट में रख देते हैं, क्योंकि यह एक फार्मूला है। एक आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है वो चीज़ यहाँ पर बता रहा है। अगर किसी आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो उसका लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए। जैसे मान के चलिए आप घर बनाते हैं तो घर बेसिकली आयताकार ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये लंबा टाइप का हो गया, ये भी एक आयताकार ही है कि नहीं? तो लंबाई और चौड़ाई पता हो तो हम लोग पूरे घर का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेते हैं। भी एग्जाम्पल देंगे, चिंता नहीं करना है। तो ये हो गया दोस्तों क्षेत्रफल की बात। क्या हो गया? क्षेत्रफल की बात। अब भाई 2D आकृति है तो भाई इसका परिमाप भी होगा कि भाई ये चारों तरफ जो घिरा हुआ आकृति है, मतलब चारों तरफ जो भुजाएं हैं, टोटल कितना लंबाई के हैं। ठीक है, तो अगर परिमाप की हम बात करें तो आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। और अगर इसी को हम अगर ए और बी माने हैं तो 2 ब्रैकेट क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। या फिर अगर आप याद किए होंगे इस तरह से 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, तो उसको भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये हो गया दोस्तों परिमाप। अब ये परिमाप में 2 ब्रैकेट लंबाई जोड़ चौड़ाई क्या होता है? देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के दोस्तों आप देख सकते हैं
कि ये वाला ए है तो भाई ये वाला भी ए होगा, ये बी है तो ये वाला भी बी होगा। अब चारों तरफ का लंबाई जो होता है एक्चुअली वही क्या होता है, परिमाप होता है। तो आप जोड़ करके भी देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई है ए, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई है बी, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई है ए, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई है बी। अब सभी को ऐड कर देंगे तो यही एक्चुअली परिमाप है। अब ऐड कीजिए, यहाँ ए है और ए है, दो ए है तो हो जाएगा 2a, और यहाँ बी और बी तो क्या हो जाएगा 2b। अब दोस्तों यहाँ देखिए दोनों में 2 है तो कॉमन हो जाएगा 2, तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे तो हो जाएगा a प्लस में b। तो वही देखिए परिमाप यहाँ लिखा गया है 2 ब्रैकेट a प्लस b। बस हमारी है तो वही चीज़ है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे निकाला जाता है क्षेत्रफल और कैसे निकाला जाता है इसका परिमाप। अब दोस्तों बात करेंगे हम किसका, पता है, डायगोनल का, विकर्ण का। मान के चलिए कि ये है विकर्ण, ये है विकर्ण। AC क्या है, AC विकर्ण है। आमने सामने के जो शीर्ष होते हैं अगर उनको हम मिला दें तो उस रेखाखंड को, उस रेखा को हम क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। अगर उसकी लंबाई निकालना हो दोस्तों तो यहां पर हो जाएगा विकर्ण की लंबाई बराबर हो जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर या फिर A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। इस स्थिति के अनुसार अगर हम A और B माने हैं तो ठीक है। A और B क्या है, इस आयत के लंबाई और चौड़ाई है, है कि नहीं। दोस्तों यदि आपको A का मान और B का मान पता है, लंबाई और चौड़ाई पता है, तो इस विकर्ण का लंबाई आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला के द्वारा, ठीक है। अब ये फार्मूला आया कहाँ से, आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको आप हटा दीजिए, इधर वाला जो आप देख रहे हैं इसको हटा दीजिए। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है ना, इस तरह से ABC एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। अब इस ट्रायंगल में एक कोण है 90 डिग्री का, तो बताइए इस ट्रायंगल को हम लोग कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इधर इधर भूल जाइए, ठीक है। ये वाला होता है कर्ण, ये आधार मान लीजिए और ये लंब मान लीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर में होता है आधार का स्क्वायर, आधार है AB तो AB का स्क्वायर प्लस में होता है लंब का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छा BC का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं AB को हम क्या माने हैं, A माने हैं तो हो जाएगा A का स्क्वायर। BC को हम यहाँ क्या माने थे, B, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर B स्क्वायर हो जाएगा। अरे भाई इसका लंबाई को हम B मानेंगे नहीं माने हैं, मिट गया था हालांकि, ठीक है, तो B का स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों ये AC स्क्वायर का मान आया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हमको AC चाहिए, AC, ठीक है, AC स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए AC, ये वाला लंबाई चाहिए। तो AC केवल चाहिए, तो स्क्वायर को हमें बराबर को उधर ले जाना पड़ेगा। तो स्क्वायर को जब हम बराबर को उधर लेते हैं तो रूट में चला जाता है, तो रूट अंडर क्या चीज हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों AC यानी कि विकर्ण रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। तो वही चीज़ तो यहाँ पर लिखे हैं, विकर्ण की लंबाई बराबर रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आयत में 3 फार्मूले हैं, तीनों फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब इस पर चलिए थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, किसी आयत का लंबाई 22 मीटर तथा चौड़ाई 8.5 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप निकालें। क्षेत्रफल तथा परिमाप निकालें, या फिर इसी में हम चाहेंगे तो विकर्ण को भी जोड़ दे सकते हैं, ठीक है। चलिए साइड में हम निकाल देंगे विकर्ण को भी। ये है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको आकृति बनाना पड़ेगा। भाई किसी आयत का लंबाई 22 मीटर है और चौड़ाई 8.5 मीटर है। चलिए हम वैसा ही एक आयत बनाते हैं। यह एक आयत है जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। नामकरण कर दीजिए A,
ABCD। लंबाई है 22 मीटर, मान के चलिए ये वाला होगा 22 मीटर, और चौड़ाई है 8.5 मीटर, यानी कि ये वाला 8.5 मीटर। ओके, उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप निकालें। सबसे पहले हम क्षेत्रफल की बात करें। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या चीज होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो दोस्तों यहाँ पर लंबाई कितना है 22 है, चौड़ाई कितना है 8.5 है। ठीक है, अब ये दोनों को गुना कीजिए, 22 बचे हो जाएगा 110, जीरो हाथ में बच गया 11। 22 को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16 के 76, 176 हुआ। अब दोस्तों 176 में 11 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 7 7 और 1 8, एक कितना हो गया 187 यहाँ पर आ गया। अगर डायरेक्टली गुना करने नहीं आता है, ठीक है, जैसे मान के चलिए अभी थोड़ा सा दिक्कतें हो रही थी तो हम डायरेक्ट ये कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि 8.5 है तो 8 5 लिख दीजिए सिंपली, और इसको 22 लिख दीजिए। अब गुना कर दीजिए, 2 5 10 के 0 हाथ में 1, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, लिख देना है, फिर यहाँ पर 170 ही आएगा, क्योंकि 2 है नहीं, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 और 1 8, 1 कुल मिलाकर के 1870 यहाँ पर भी आया है। अब दोस्तों चूंकि यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, इसीलिए एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव भी बैठा देंगे। तो 187.0 आया है। इतना क्या चाहिए आएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। इस दशमलव के बाद में जीरो, यानी दशमलव और जीरो हटा भी सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद क्या है, जीरो है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। क्लियर। अब हम बात करें आयत की परिमाप तथा आयत का परिमाप बराबर में कैसे होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई होता है कि नहीं। तो 2 ब्रैकेट लंबाई कितना है 22 है, और चौड़ाई है 8.5। अब यहाँ 2 ब्रैकेट को उठाइए गुना में, और ये दोनों को ऐड कर दीजिए। पहले ब्रैकेट का काम पहले होता है, बोर्ड मास है कि नहीं, याद कीजिएगा। तो यहाँ 0.5 तो रहेगा ही रहेगा, 22 और 8 हो जाएगा एक्चुअली 30, यानी 30.5 आया कुल मिला करके, ऐड करके देख लीजिएगा। अब इसको गुना कीजिए, 2 5 10 के 0 हाथ में बच गया 1, 2 0 0 1, 2 3 6, इतना आया। एक अंक के बाद क्या करना है, दशमलव बैठा देना है, यानी कि 61, कुल मिलाकर के 61 मीटर आया। ये हो गया परिमाप। दोस्तों परिमाप हमेशा जिस यूनिट में लंबाई रहेगा उसी यूनिट में आएगा। जैसे अगर मीटर में दिया गया है लंबाई चौड़ाई तो मीटर में ही आएगा, जबकि क्षेत्रफल वर्ग में आता है, स्क्वायर में आता है, क्योंकि क्षेत्रफल एक्चुअली लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है, 2 बार गुना होता है। यहाँ पर ऐड नहीं होता है, जुटता ना है, इसीलिए स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं होता है। क्लियर दोस्तों। आप डायरेक्टली भी ऐसे करके निकाल सकते हैं, जैसे 22 मीटर 44 मीटर हुआ, और 8.5 और 8.5 कितना हो गया 17, तो 44 और 17 इसी भी 61 होता है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अब बात रह गई दोस्तों विकर्ण का, तो विकर्ण भी आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ से अगर हम ऐसे करके विकर्ण खींचें, देखिए दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ये भी आपको बात ध्यान में रखना। ठीक है, अगर इधर से भी विकर्ण खींचेंगे तो दोनों विकर्ण जो हैं किसी भी आयत के बराबर होते हैं, तो कोई भी विकर्ण निकालिए काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर विकर्ण का फार्मूला क्या चीज़ होता है दोस्तों, रूट अंडर होता है a² प्लस में b²। तो यहाँ a का मान है 22, तो हो जाएगा 22 का स्क्वायर, प्लस में b का मान है 8.5, तो हो जाएगा 8.5 का स्क्वायर। अब 22 का स्क्वायर यहाँ पर लिखिए, 22 का स्क्वायर यहाँ पर लिखिए, और 8.5 का स्क्वायर लिखिए। उसके बाद में जैसे कि मान के चलिए 22 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 484 होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 5 25 और 9 72, यानी कि इतना होगा, है कि नहीं, इतना ही होगा, नहीं ये 64 यहाँ आएगा दशमलव, यानी 72.25। अब दोनों को दोस्तों ऐड कीजिए और उसका वर्गमूल निकालिए, तो फिर क्या हो जाएगा, विकर्ण की लंबाई या तो इसकी लंबाई या तो इसकी लंबाई आ जाएगी। ये दोनों को ऐड करके उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आयत दोस्तों कंप्लीट हो गया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं वर्ग के ऊपर। किसके ऊपर, वर्ग। पहला आयत था, दूसरा वर्ग। जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर। वैसा चतुर्भुज जिसके चारों
भुजाएं बराबर हो तथा सभी कोण 90 डिग्री का हो, आयत वर्ग वैसा चतुर्भुज, ये भी एक चतुर्भुज ही है। चतुर्भुज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, भाई चतुर्भुज तो मिलना ही है। क्या बोला गया दोस्तों? वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, यहां पर क्या है, चारों भुजाएं दोस्तों बराबर है। ठीक है, हमसे हालांकि छोटा बड़ा बन जाए, लेकिन आपको समझना है कि चारों भुजाएं यहाँ पर बराबर है। ये सभी भुजाएं बराबर है तथा सभी कोण 90 डिग्री का हो। सभी एंगल हैं जो दोस्तों वो 90 डिग्री के होंगे। अब इसका नामकरण भी कर दीजिए, ए बी सी डी, या फिर यहाँ से ए बी सी डी, जैसे आपको जहाँ से नामकरण कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीज़ वही रहेगी। या तो एक वर्ग है दोस्तों, देख सकते हैं सभी भुजाएं बराबर हैं और साथ में सभी एंगल 90 डिग्री के हैं। इनके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं इसके क्षेत्रफल का। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अगर इसी को शॉर्ट में देखें तो ए का स्क्वायर। मान के चलिए इसके भुजा की लंबाई ए है, हालांकि ये एक वर्ग है भाई, तो एक भुजा हमको पता है, तो चारों भुजाएं वही होंगी। जैसे कि ये वाला ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ए का स्क्वायर हो गया। ओके, इसको यहाँ पर आपको नोट कर लेना है। वर्ग की एक भुजा पता चल गई, उसका स्क्वायर कर दीजिए, निकल गया क्षेत्रफल। वर्ग का परिमाप, परिमाप को कहा जाता है इंग्लिश में पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड्स, यानी 4 गुने भुजा। अगर इसी को शॉर्ट में लिखा जाए 4a लिख देंगे, 4a। द पेरीमीटर ऑफ एनी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड्स। क्लियर? अब 4 इंटू साइड्स क्यों हो रहा है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। जैसे कि ये वाला ए है, ये वाला ए, ठीक है, सबको ए आप इस तरह करके लिख लीजिए, ए और सबको ऐड कीजिए दोस्तों। भाई चारों तरफ की लंबाई एक्चुअली क्या होती है, परिमाप होती है। तो यहाँ ए प्लस में ए प्लस में ए प्लस में ए, चारों तरफ का लंबाई हम ऐड कर दिए, तो ए 4a आ गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ 4a आ गया। भाई 4a तो यहाँ पर लिखे हैं, बस यही सब चीज़ें हैं छोटी मोटी। चलिए एक आता है विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a, ए ही लिखते हैं डायरेक्ट, √2a बस। अब देखिए ये कैसे हुआ, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। विकर्ण दोस्तों आप या तो ऐसे खींच सकते हैं या तो ऐसे खींच सकते हैं, बात तो बराबर है। और इनके विकर्ण जो है यहाँ पर जब प्रतिच्छेद करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब दोस्तों मान के चलिए ये वाला आप ढक दीजिए या फिर इसको ढक दीजिए, इस पर चर्चा कीजिए। दोनों तरफ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, वो भी समान। ठीक है, आप ए डी सी ये वाला ट्रायंगल का बात कीजिए या फिर ए बी सी ये वाला ट्रायंगल का बात कीजिए, एकदम समान है। या फिर ये वाला ट्रायंगल लीजिए या फिर ये वाला, चारों ट्रायंगल एकदम समान है हर चीज़ों से। ठीक है, क्योंकि भाई सभी भुजाएं बराबर है, विकर्ण वही है, विकर्ण भी बराबर है, इसीलिए। चलिए तो यहाँ पर हम ए बी सी इस वाला ट्रायंगल का बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, एक समकोण त्रिभुज हुआ। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस एक प्रमेय है, जो कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर में हो जाता है आधार का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर, यही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ए बी को हम लोग ए माने हैं तो हो जाएगा ए का स्क्वायर, बी सी को भी हम लोग ए माने हैं तो हो जाएगा यहाँ पर भी ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, है कि नहीं। ये एक्चुअली ए सी का स्क्वायर का मान आया है, हमको चाहिए ए सी, ये वाला विकर्ण चाहिए, तो ए सी बराबर में हो जाएगा
रूट अंडर 2a²। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं a² एक्चुअली a इंटू ए होता है। अरे भाई a² का मतलब क्या चीज़ हुआ, a इंटू ए, मतलब रूट के अंदर में a का जोड़ा लग चुका है, तो a जो है बाहर निकल जाएगा, रूट का तो जोड़ा, ये 2 का तो जोड़ा लग नहीं रहा है, तो √2 जो है दोस्तों इसमें रूट लगा ही रह जाएगा और a जो है बाहर निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्या आया, √2a आया, वही √2a यहाँ पर हम लिखे। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक नहीं दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कई लोग जो हैं इस तरह से लिखते हैं √2a। अरे भाई यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ए भी रूट के अंदर में है, जबकि ए जो है रूट के अंदर में नहीं है, रूट के बाहर है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप इस चीज़ को a√2 भी लिख सकते हैं, a√2, क्योंकि ए बाहर है। हम बाद में इसीलिए लिखेंगे कि भाई ये जनरल तरीका है, जैसे हम लोग लिखते हैं 4x, तो 4x बाद में हम चर संख्या को लगाते हैं, पहले अचर संख्या को लिखते हैं। ऐसा कभी जल्दी हम लोग लिखते हैं x4 ऐसा करके लिखते हैं, नहीं, मतलब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा हम लोग लिखते नहीं है जनरली। ये जो परंपरा चला रहा है उसी को फॉलो करेंगे। तो उसी तरह से हम √2a लिखेंगे, पहले हम कांस्टेंट, उसके बाद ये चर संख्या। चलिए, तो ये हुआ तरीका दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या चीज़ें होती है। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए, एग्जाम्पल, किसी वर्ग की भुजा 12 गज की हो तो उसका क्षेत्रफल परिमाप तथा विकर्ण बतावें। ये है दोस्तों। सबसे पहले आपको चित्र बनाना है, उसका मज़ा कुछ अलग होता है। किसी वर्ग की भुजा 12 गज है, पहले यहाँ पर एक वर्ग बनाएंगे प्यारा सा, जिसमें लगना भी चाहिए कि चारों भुजाएं यहाँ पर बराबर है और सभी एंगल भी 90 डिग्री के हैं। 12 गज का है भाई, पहले हम नामकरण कर देते हैं। चलिए, यहाँ से अबर में नामकरण करते हैं, ABCD। इतना कितना गज का है, 12 गज का है। अगर ये वाला 12 गज का है तो ये भी 12 गज, 12 गज, 12 गज, सभी 12 गज के हैं। अब इसका सबसे पहले चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। साइड कितना है भाई, 12 है, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144। अब चूंकि दिया गया था गज में, तो यहाँ पर गज का स्क्वायर में आएगा, या फिर वर्ग गज कह दीजिए। चलिए, वर्ग गज ही लिख देते हैं, वर्ग गज, या फिर केवल गज का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 144 वर्ग गज है। एक गज आपको पता है ना, 3 फीट होता है, इतना 3 फीट, 1 मीटर से हल्का सा कम। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं, तथा वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 इंटू में भुजा होता है तो 4, और भुजा यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली है 12, तो 12 हो जाएगा। 12 दूनी 24, दूनी कितना हो जाएगा, 48, बच्चों का 48। अब ये केवल गज में रहेगा, क्योंकि ये लंबाई है, परिमाप एक लंबाई है, पेरीमीटर एक लंबाई है। चलिए, भी हो गया। विकर्ण बराबर, इसी वर्ग का विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, √2a होता है, √2a। तो √2 ए भुजा कितना है, 12 है, तो गुना 12 से कर देंगे तो कुल मिलाकर के 12√2 हो जाएगा, 12√2 इतना गज। मतलब अगर हम ये वाला विकर्ण की बात करें तो 12√2 होगा, या फिर इस विकर्ण, दोनों विकर्ण तो बराबर ही होते हैं। क्लियर, बस भाई। चलिए, तो ये एग्जाम्पल था वर्ग का स्क्वायर का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं, देखिए क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो और भी चीज़ें एकदम बारीकी से आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। अब दोस्तों यहाँ तीसरा नंबर का हम बात करेंगे, जिसको कहा जाता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम।
ग्राम। वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ये है दोस्तों वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर हो। समांतर की बात किया जा रहा है, या 90 डिग्री वाला बात नहीं किया जा रहा है, कि आयत का बात नहीं किया। आयत में क्या था, आमने सामने की भुजा बराबर थी और साथ में सभी एंगल 90 डिग्री के थे। लेकिन यहाँ पर नेसेसरी वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर केवल समांतर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से दिखाएंगे, आपको चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, यह एक समांतर चतुर्भुज है। इसका आप नामकरण कर दीजिए ABCD। ओके, अब यहाँ पर विकर्ण जो हम खींचेंगे दोस्तों इस चतुर्भुज में, वो बराबर नहीं होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष के बीच का दूरी ज़्यादा है, तो ये विकर्ण ज़्यादा होगा। ये वाला कम है तो भाई कम होगा, इसलिए यहाँ बराबर की बात ही नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, हाँ पैरेललोग्राम में यहाँ पर इसको हम हाइट मान लेते हैं। यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से ऐसे करके लेंगे तो इसको हम h मान लेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट का हम नामकरण कर देते हैं, जैसे d तक गया है जिसको मान लेते हैं e। तो ए क्या हो गया, एक्चुअली ऊंचाई हो गया, हाइट हो गया। अब दोस्तों यदि आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो चलिए इसका फार्मूला लिखते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या चीज होता है पता है, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू में ऊंचाई। अब दोस्तों यहाँ पर आधार इसको मान सकते हैं, अगर इसको आप आधार माने हैं तो इसी के ऊपर एक्चुअली ऊंचाई होना चाहिए। तो देखिए ऊंचाई हम वैसा ही माने हैं, तो यहाँ पर ये आधार क्या चीज़ है, BC है। इसको आप मान लीजिए B, क्या मान लीजिए B का मतलब बेस, तो हो जाएगा B इंटू में ये हाइट। आप इसको भी आधार मान सकते हैं, इसको भी आप चाहेंगे तो आधार मान सकते हैं। बाकी बात यहाँ से लेकर के ऊंचाई देखिए, ऊंचाई कहाँ आता है, मतलब यहाँ से देखिए कि भाई ऊंचाई कहाँ पर जाता है, इस पॉइंट से। ठीक है, आप इसको भी आधार मान सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग नीचे वाला को मानते हैं ताकि देखने में भी स्पष्ट रहे। ठीक है, तो B इंटू एच, अगर आपको आधार पता है, ऊंचाई पता है, तो फिर इसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यह एक फार्मूला हो गया। अब दोस्तों इसका अगर इसका हम परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप डायरेक्ट हम लिख देते हैं, परिमाप बराबर वही होता है, क्या पता है, 2 ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा A प्लस बी, यानी लंबाई प्लस में चौड़ाई। जैसे कि इसको B माने हैं, इसको अगर हम A मान देंगे तो 2 ब्रैकेट में हो जाएगा A प्लस में B, जस्ट एकदम आयत के जैसा ही होता है। क्लियर, बात समझ आ रही है। अब यहाँ विकर्ण का तो चर्चा करना ही में ये है, क्योंकि भाई दोनों का विकर्ण एकदम अलग अलग होंगे और निकालना भी इम्पॉसिबल होगा। वैसे मतलब इम्पॉसिबल नहीं कर सकते, पॉसिबल है, कंडीशन के आधार पर पता चलेगा, लेकिन इतने ही जानकारी रहे तो काफ़ी है। और बात रहेगी दोस्तों इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। सबसे बड़ी फैक्ट ये है कि आमने सामने की जो कोण है, जैसे कि यहाँ कोण A जो है वो बराबर होगा कोण C के, और कोण B जो है वो बराबर होगा कोण D के। देखने से भी लग रहे हैं कि भाई ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए, तो होना चाहिए नहीं है, रियलिटी में क्या है। ठीक है, तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज का एग्जाम्पल, मतलब कि समझने का जो है शेड्यूल। ठीक है, अब दोस्तों इस पर हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा सवाल कर लेते हैं, एग्जाम्पल।
किसी समांतर चतुर्भुज की आधार 120 इंच तथा ऊंचाई 56 इंच, 56 इंच का सीन है ना, ऊंचाई 56 इंच हो तो उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप क्या होगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहला काम तो है आकृति बनाना। जैसे समांतर चतुर्भुज का आधार 120 इंच तथा ऊंचाई जो है 56 इंच है, वैसा ही बनाने का प्रयास करते हैं। ए बी सी डी, यहाँ पर ये है 120 इंच, तो 120 इंच लिख देंगे, इंच को डबल डैश ऊपर कर देंगे तो काफ़ी है। और ऊंचाई दोस्तों, ऊंचाई के यहाँ बात की जा रहा है, ये वाला चौड़ाई आप ये वाला नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपको समझ में आया है ना, वैसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, देखिए ये वाला भुजा इसके बराबर है, ये वाला भुजा इसके बराबर है, और समांतर है पैरेलल। पैरेलल का मतलब समझ आ रहा है कि मतलब कि मान के चलिए इस ए बी को हम आगे और बढ़ा दें, पूरा एकदम अनंत तक ले जाएं, इसको भी ले जाएं बहुत दूर तक, तो भी कहीं पर वो टच नहीं करेंगी। या फिर इसको भी अगर हम आगे बढ़ावें तो कहीं पर भी टच नहीं होगा, क्योंकि समांतर है, हर जगह जो है ये ऊंचाई बराबर है, ठीक है। इधर से भी अगर देखें तो ऊंचाई हर जगह बराबर है, तभी टच नहीं। मान के चलिए इस तरह से हम रखे हुए हैं, ठीक है। और ये जो रेखा जो दिख रहा है आपको, ठीक है, अगर पूरा आगे ले जाएंगे, अगर ये पूरा सीधा है, हर जगह एकदम बराबर ऊंचाई का है, तो फिर कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। अगर जरा सा क्रॉस हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, मतलब लंबाई नहीं ऊंचाई बोलिए, अगर डिफरेंस आ गया तो कहीं ना कहीं जाकर के वो टच करेंगी, चाहे इधर जाके टच करे, इधर दोनों जाकर के, या फिर आगे ही जाकर के, लेकिन टच हो जाएगा। तो समान अंतर, समान प्लस में अंतर, समान अंतर होना चाहिए, मतलब यहाँ और यहाँ का जो डिफरेंस है हर जगह सेम होना चाहिए, तब वो कहीं पर टच नहीं करेंगे। यही है समांतर चतुर्भुज। इसको हम थोड़ा बताना भूल गए थे, चलिए बता दिए। तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज 120 इंच और साथ में ऊंचाई कितना है दोस्तों, 56 इंच है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट हम लिखते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल आप लिख लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या चीज होता है, क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने में क्या होता है दोस्तों, ऊंचाई होता है। आधार यहाँ पर कितना है, 120 इंच है, और ऊंचाई कितना है, 56 इंच है। तो 12 छक हो जाएगा, यहाँ पर जीरो कभी छोड़ दीजिए, 12 छक हो जाएगा 72, हाथ में बच गया 7, 12 पचे 60 और 7 67, और एक जीरो और है, तो यहाँ इंच है, तो यहाँ आप वर्ग इंच लिख दीजिए, वर्ग इंच। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर ये 2 डैश, यहाँ 2 डैश गुना हुआ तो बन गया 4 डैश ये नहीं करना है, वर्ग इंच लिख दीजिए, उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्लियर, तो ये क्षेत्रफल आ गया। अब दोस्तों अगर हम परिमाप की बात करें तो क्या चीज़ होता है, 2 ब्रैकेट ए प्लस में बी होता है, तो 2 हो गया, ब्रैकेट में क्या चाहिए, ए एक जगह पर यहाँ, अच्छा 120, अच्छा, और बी की जगह पर आप 56 रख देंगे, जो कि गलत होगा, ये वाला बी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली दिया ही नहीं गया है कि भाई ये वाला कितना है। मान के चलिए कि यहाँ पर दिया गया है ये वाला 62 इंच, कितना दिया गया है, 62 इंच। अगर दिया गया है तभी निकाल सकते हैं, अदरवाइज निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 62 इंच, तो हो जाएगा 2, यहाँ जोड़िए इसको, हो जाएगा 2 6 2 हो जाएगा 8, 182 आया इतना इंच। अब दोनों को गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 2 1 3, 364 इंच। इंच में ही आएगा क्योंकि परिमाप है भाई, जिस इकाई में होगा, इंच में अगर है लंबाई तो इंच में ही आएगा क्योंकि ये परिमाप है। क्लियर, तो इस तरह से दोस्तों ये समांतर चतुर्भुज भी खत्म हो जाता है। अब हम लोग आते हैं समचतुर्भुज के ऊपर। समचतुर्भुज चौथा नंबर है ना, समचतुर्भुज, चतुर्भुज हो जाएगा इस तरह से। समचतुर्भुज जिसको कहा जाता है रोम्बस,
वैसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं बराबर हों तथा आमने सामने की भुजा समांतर हो, यानी कि पैरेलल हो, समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज कहलाता है। ओके, पर बोर हो रहे हैं क्या? अगर बोर हो रहे हैं तो भाई वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके थोड़ा सा फ्रेश हो लीजिए, ठीक है, 5-7 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद फिर से देखिए अगर ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। या फिर अगर आपके अंदर में अगर जानने की, सीखने की अगर लालसा होगी तो कभी बोर हो ही नहीं सकते। पहली बात तो ये है, जब हमको पढ़ाने में बोर नहीं लग रहा है तो फिर आपको पढ़ने में क्या बोर लगेगा भाई? यहाँ पर पढ़ाना है, बोलते रहना है, इधर एनर्जी खपत हो रहा है, हाथ पैर इधर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, तो एनर्जी तो मेरा खपत हो रहा है ज़्यादातर। आप तो केवल देख रहे हैं, हाँफ रहे हैं, ठीक है, तो आपका कम एनर्जी एक्चुअली ख़त्म हो रहा है। या फिर लिख रहे हैं तो भाई थोड़ा हो सकता है कि आपका भी एनर्जी, लेकिन बोल तो नहीं ना रहे हैं, सुन रहे हैं ध्यान से चीज़ों को, ठीक है। खैर, एनर्जी खत्म होता है। आप कुछ भी नहीं करेंगे, केवल बैठे भी रहेंगे तो भी एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। आप अगर केवल सांस ले रहे हैं तो सांस से भी जो है शरीर में कुछ गति उत्पन्न होता है, ठीक है। या फिर अगर सोच रहे हैं तो सोचने की जो जहाँ से आपको क्षमता मिल रही है वहाँ पर भी एक्चुअली एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी तो लॉस होना ही है, सिंपल सी फंडा है, ठीक है। हालांकि ये कहेंगे कि एनर्जी का विनाश हो जाता है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई एनर्जी मतलब एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज हो गया। जैसे मान के चलिए हम लोग खाएँ पिएँ, ठीक है, तो एनर्जी जो कंजर्व रहा उसको हम क्या किए, वॉइस में निकाल दिए, ठीक है, या फिर हाथ पैर हिला करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए, या फिर कहीं पर टकरा गए तो वहाँ पर कुछ आवाज़ निकला। तो ये सब इस तरह से एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाता है, लॉस जाते हैं। एनर्जी तो मेरा खा रहे हैं उससे मिल रहा है, एनर्जी कंजर्व हो रहा है, केमिकल एनर्जी आप उसको कह सकते हैं। और उस एनर्जी का जो है बदलाव किस रूप में हो रहा है, वॉइस एनर्जी में हो रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी में जैसे हाथ पैर ढुला रहे हैं तो क्या हो रहा है, गति, तो गतिज ऊर्जा में कन्वर्सन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं छोटी मोटी, सब जानना चाहिए। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज जाता है, लेकिन कभी विनाश नहीं होता है। खैर, यहाँ पर साइंस वाला टर्म आ गया। वैसे चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं बराबर हो। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर चित्र बनाते हैं, तब चीज़ें जो है आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, तथा आमने सामने का जो भुजाएं हैं पैरेलल होंगी, ठीक है। जैसे कि ये दोनों भुजा पैरेलल होगा और साथ में ये दोनों भुजाएं पैरेलल होंगी, ठीक है, बस में आई। और फिर सभी भुजाएं बराबर होंगी। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि भाई एंगल कितना डिग्री के हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आमने सामने के जो एंगल होंगे बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर जितना एंगल बनेगा उतना यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर जितना बनेगा उतना यहाँ पर भी बनेगा। चलिए नामकरण कर देते हैं A B C D। एक्चुअली जो समचतुर्भुज है, जो यहाँ पर रोम्बस है, ये यहाँ पर पैरेललोग्राम का ही बेटा है। पैरेललोग्राम बाप है और इसका बेटा है ये रोम्बस। इसीलिए कहा जा सकता है कि हर रोम्बस, हर समचतुर्भुज एक पैरेललोग्राम हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन हर समांतर चतुर्भुज रोम्बस नहीं हो सकता है। इसी तरह से आयत और वर्ग में होता है, हर वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन हर आयत वर्ग नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ें समझने वाली है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रफल, सबसे पहले क्षेत्रफल की बात आती है कि भाई क्षेत्रफल बराबर यहाँ क्या हो जाएगा पता है, यहाँ विकर्ण के आधार पर। हालांकि भाई अगर ये क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज का बेटा है तो इसको आधार मान लेंगे और यहाँ से ऊंचाई अगर ऐसे करके हम ऊंचाई मान लें तो भी क्षेत्रफल निकल जाएगा, आधार गुने ऊंचाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसका एक इंटरेस्टिंग फार्मूला है, ठीक है, और उसी को बेसिकली हम लोग फॉलो भी किया करते हैं, इसीलिए हम उसी चीज़ को बताएंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आवे। ये तो आप जान ही रहे हैं कि भाई आधार और ऊंचाई पता हो तो हम तो निकाल ही सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये विकर्ण है, एक विकर्ण ये है,
इसको मान लीजिए आप D1, ठीक है, इसको विकर्ण 1, और इसको मान लीजिए D2 यानी विकर्ण 2, यानी डायगोनल 1, डी से डायगोनल, यहाँ भी डी से डायगोनल, D1 का मतलब डायगोनल 1 और ये डायगोनल D2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने में विकर्णों का गुणनफल, गुने में क्या चीज होता है, विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी 1/2 विकर्ण कितना है, D1, एक विकर्ण D1 है और दूसरा D2 है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्षेत्रफल समचतुर्भुज का। ओहो, कितना ये होता है यार, ये हो गया। ओके दोस्तों, 1/2 गुने D1 इंटू D2, या फिर आप आधार और ऊंचाई वाला भी फार्मूला लगा करके निकाल सकते, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब यहाँ परिमाप की अगर बात करें, परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या चीज होता है, 4 इंटू A, यानी 4 ये डायरेक्ट बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी भुजाएं यहाँ पर बराबर हैं। सभी भुजाएं क्या है दोस्तों, बराबर हैं, और जब बराबर हैं, जैसे कि मान के चलिए ये वाला A है तो ये वाला भी A होगा, ये वाला भी A होगा, ये वाला भी A, ये जोड़ेंगे तो 4A ही आएगा, वही 4A यहाँ पर लिखे हैं, कोई दिक्कत। और यहाँ पर ये जो विकर्ण आते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इतना ही जानना है, क्योंकि मेंसुरेशन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ज्यामिति नहीं पढ़ रहे हैं, जो आपको हर चीज़ को ध्यान देना है। एग्जाम्पल, किसी समचतुर्भुज की भुजाएं 10 मीटर की हों तो उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप क्या होगा। परिमाप जैसे दोस्तों समचतुर्भुज है भाई, तो समचतुर्भुज पहले आप बनाइए जिसकी चारों भुजाएं देखने में बराबर लगे। चारों भुजाएं क्या है यहाँ पर बराबर है, नामकरण भी कर दे सकते हैं ABCD। यहाँ पर 4 शीर्ष हैं, 4 एंगल हैं, 4 भुजाएं हैं, और यहाँ पर हर जो भुजा है वो 10 मीटर का है। क्षेत्रफल निकालना है तो आप इसको एरिया A से भी दर्शा सकते हैं। एरिया बराबर होता है क्या चीज़, 1/2। अच्छा, यहाँ पर भुजाएं केवल दिया गया है ना, केवल भुजाएं दिया गया है, और इससे आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो नहीं। यहाँ पर विकर्ण एक्चुअली मान के चलिए, यहाँ पर जो विकर्ण है इस जगह पर भुजाएं के जगह पर जो है यहाँ पर विकर्ण जो है, विकर्ण ये दिया गया है, समझिए कि 16 मीटर एंड 16 मीटर, मान के चलिए ये वाला 17 मीटर है, चाहे 18 मीटर मान लीजिए। देखिए विकर्ण यहाँ बराबर नहीं हो सकते, देख सकते हैं ये वाला शीर्ष, ये वाला शीर्ष दूर में है नहीं, जब दूर में तो ये बड़ा होंगी, ये वाला ये विकर्ण छोटा होगा, इसीलिए ये बात आपको ध्यान में देना है। तो एरिया बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है। तो विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण कितना है, एक है 16 मीटर, एक है 18 मीटर। अब 2 एकम 2, 2 9 18। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए, 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 9 एकम 9, 9 5 14, 16 9 44 से इतना क्या चाहिए मीटर में है, तो यहाँ मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर परिमाप की बात करें दोस्तों, परिमाप की, और अगर आपको भुजाएं पता हो, परिमाप निकलेगा भुजाएं जब पता होंगी तब, ठीक है। तो 4 इंटू A होता है, तो 4 गुना में A कितना है 10, यानी 10 चौके 40 मीटर। हो गया, कहानी खत्म। अगर और भी कुछ फार्मूला यहाँ पर छूटते हैं या कुछ होता है तो फिर उसको हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएंगे, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं समलंब चतुर्भुज के ऊपर। ये हो जाएगा 5वां नंबर, समलंब चतुर्भुज, जिसको हम लोग ट्रैपीजियम कहेंगे, ट्रैपीजियम। वैसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का एक युग्म
समांतर हो तथा दूसरा युग्म समांतर ना हो, पैरेलल ना हो, समलम चतुर्भुज कहलाता है। समलम चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम इमेज बनाते हैं तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। ए बी सी डी, ये दोस्तों समलम चतुर्भुज है। क्या बोले, वैसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का एक युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब भुजाओं का एक जोड़ा जो है, जैसे कि यहाँ पर ए डी और बी सी, ये ए डी और ये जो बी सी है वो क्या है, समांतर है। देखिए समांतर का साइन होता है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समांतर है, लेकिन ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं। आप देख सकते हैं कि भाई ये भुजा इधर जा रही है और ये भुजा इधर जा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जाकर के प्रतिच्छेदी कर जाएंगी, इसीलिए ये वाला समांतर नहीं, ये वाला युग्म समांतर नहीं है, लेकिन ये वाला और ये वाला समांतर है। आप कितना लंबा ले जाइए, ये कहीं कटने वाले नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग समलम चतुर्भुज कहते हैं। ये एकदम सिंपल सा तरीका है दोस्तों। ओके, और यहाँ पर भी चीज़ें एकदम और भी आसान हैं। यहाँ पर इसको ऊंचाई मान लीजिए, इसको पॉइंट ई मान लीजिए। अब इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या चीज होता है, यहाँ पर आधार गुनी ऊंचाई ही होगा। क्या होगा, आधार गुने में ऊंचाई। यानी ये वाला अगर आपको आधार पता है साथ में, या फिर नहीं दोस्तों ये गड़बड़ा जाएगा। फिर क्या होगा पता है, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यहाँ पर समांतर भुजाओं का औसत, समांतर भुजाओं का औसत गुना में ऊंचाई। अब इसका मतलब क्या चीज हुआ, देखिए समांतर भुजाओं का औसत का मतलब हुआ, जैसे कि मान के चलिए ये वाला है ए, ये समांतर भुजा ए है और ये वाला बी है, और यहाँ पर ये वाला क्या ऊंचाई एच है। अब समांतर भुजाओं का औसत का मतलब हुआ ए, नहीं ये वाला इसको बी माने हैं, सॉरी ये बी है। ए और बी दोनों को ऐड कर देंगे तो जाएगा ए प्लस में बी, और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो एक्चुअली यहाँ पर समांतर भुजाओं का एक औसत निकल जाएगा, और इसको एच से गुना कर देंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल देगा। बस यही है मामला, यही है तरीका निकालने का। ठीक है, बस इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल जो है आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अगर हम बात करें परिमाप वगैरह दिया रहेगा, सभी भुजाएं जैसे कि समांतर भुजाएं सब, तो यहाँ पर अलग अलग भुजाएं हैं, सब दिया रहेगा तो तभी आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब इसका हम डायरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं। परिमाप निकालने का तो यहाँ पर कोई बात नहीं बनता है, क्योंकि भाई सभी भुजाएं यहाँ पर क्या है, अलग अलग हैं। तो सभी भुजाएं अगर दी रहेंगी तो फिर परिमाप निकालना कौन बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर इसका क्षेत्रफल भी निकालना हो, मान के चलिए ए का मान यहाँ पर दिया गया है, ए का मान 5 सेंटीमीटर, बी का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और एच का मान दिया गया है मान के चलिए 8 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। बस इसी में रख देना है ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए कितना है 5 है, बी 15 है, ठीक है, हो गया, और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। हाइट कितना है 8 है, काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 15 5 हो जाएगा 20, और 20 गुने 4 यानी 20 चौके 80, यानी हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो कौन बड़ी बात है, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल नहीं देंगे, बस इसी तरह समझ जाना आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसको रहने देते हैं, ठीक है। चलिए ये एग्जाम्पल समझिए, क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर जितने तरह के लगभग चतुर्भुज से मैंने चर्चा कर लिया है, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे समलम चतुर्भुज हो। अब यहाँ पर हम एक जनरल चतुर्भुज पर चर्चा करते हैं, और उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा उसको भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं कहीं पर वो काम दे, है कि नहीं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक हम एक जनरल
जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर एक चतुर्भुज है इस तरह से, जैसे भी हो, ठीक है, इस तरह से है। अब यहाँ पर दोस्तों एक हम डायगोनल यहाँ पर मान के चलिए ए बी सी डी इस तरह से है, नामकरण किया हुआ। अब यहाँ पर एक डायगोनल हम ऐसे करके खींच दिए और एक हम यहाँ से लंब डाले हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, लंब डालेंगे ऐसे यहाँ पर, और मान के चलिए पॉइंट है ई, और यहाँ से एक लंब डालेंगे तो इधर डलाएगा, मान के चलिए पॉइंट है एफ। इस तरह से है चीज़ें। यह एक चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, एनी, ठीक है। आप जितना भी पढ़े हैं वो सब कुछ छोड़ करके अलग तरह का चतुर्भुज है। इसमें भी 4 भुजाएं हैं, 4 कोण हैं, 4 शीर्ष है कि नहीं, चतुर्भुज है। अब दोस्तों यदि इसका क्षेत्रफल निकालने की बात हो तो एकदम एक सिंपल सा तरीका है, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एरिया बराबर हो जाएगा, क्या पता है। आप देख सकते हैं कि भाई यह एक त्रिभुज है ए बी डी, एक त्रिभुज बन रहा है, और ये वाला क्या हो जाएगा, त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा, और इसको हम आधार मान लेंगे। अब आधार में समझिए डायगोनल है, ठीक है, क्या है, यह एक डायगोनल है, डी है, इसका लंबाई डी है, ठीक है। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई, तो ये वाला समझिए आधार है, यानी कि 1/2 गुने आधार। आधार कितना है, आधार डी है, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई ये वाला है ए, और यहाँ पर ये ऊंचाई समझ कीजिए कि यहाँ पर ये h है, h1 है, और ये समझिए कि h2 है, क्लियर। तो ऊंचाई यहाँ पर हो जाएगा ये h1 प्लस में दोस्तों एरिया निकाल रहे हैं पूरा का, तो ये तो भाई इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकला, यानी ये वाला आधार d और ये वाला ऊंचाई h1, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, निकाल दिए। और इसमें इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ऐड करना होगा, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये वाला आधार यानी कि d हो जाएगा, नहीं पहले 1/2 लिखेंगे, 1/2 गुने आधार, आधार यही d रहेगा, और एंटी में ये वाला h हो जाएगा h2, क्लियर। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 1/2 और ये d, या फिर कुल मिलाकर के आप कहें तो d/2 जो है बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा h1 प्लस में h2। तो इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हैं। अगर किसी भी जनरल किसी भी तरह का अगर चतुर्भुज रहे, अगर उसका आपको एक डायगोनल पता है और उस डायगोनल पर दिए गए दोनों लंब पता है, तो फिर क्षेत्रफल आप उस चतुर्भुज का निकाल सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूला के द्वारा कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक समझिए एक जनरल फार्मूला हुआ। खैर अब चर्चा करेंगे जब एक सभी क्वेश्चन के ऊपर, तो फिर चीज़ें और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी चीज़ों को। अब यहाँ पर सभी चीज़ें लगभग खत्म हो गया है, जनरल क्वाड्रिलेटरल भी खत्म हो गया। यहाँ पर समलंब चतुर्भुज था, यहाँ पर देख सकते हैं सम चतुर्भुज, फिर यहाँ पर जो है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग है, ये यहाँ पर आयत है, ठीक है, आयत। और फिर यहाँ पर दोस्तों चतुर्भुज का कुछ यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह बताए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह पर चर्चा किया है, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप हमें बता सकते हैं, और भी गहराई से इसका नेक्स्ट वीडियो में चीज़ों को थोड़ा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे ख्याल है, मेंसुरेशन में अगर इतना चीज़ें आप जान गए चतुर्भुज के ऊपर, तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सब कंसेप्ट थे एक्चुअली। जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हल नहीं करेंगे विभिन्न प्रकार के, तब तक जो है आपका वो चीज़ें जो है सभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि भाई क्वेश्चन में कंडीशन अलग अलग दिए रहते हैं, तो उस आधार पर आप कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये सब क्वेश्चन बनाने पर ही सभी क्लियर होगा, ठीक है। अब सभी चीज़ों को तो यहाँ पर समझा नहीं सकते, लेकिन जो जनरल चीज़ें हैं वो मैंने सारा चीज़ बता दिया है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको सारा चीज़ समझ में आ गया। अगर स्क्रीनशॉट तो लिया नहीं जा सकता, चलिए हटाइए, उसको हम डाल ही देंगे PDF के फॉर्म में। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।